नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन। इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा की क्लास में जो हमारा पहला अध्याय चल रहा था 1857 की क्रांति। ये आज चौथी क्लास रहने वाली है। पिछली वाली क्लास में हमने नसीराबाद छावनी में जो विद्रोह, नीमच छावनी और हरिनपुरा छावनी आवा का विद्रोह देखा था, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये वाली बुक जो मूल किताबों में मानी जाती है और राजस्थान के इतिहास को आप अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं और एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को, प्रत्येक प्रश्न को सही करना चाहते हैं, तो इन मूल किताबों का अध्ययन बहुत जरूरी है। तो ये चीजें आपको मैं डिटेल से समझाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वाली क्लास को आपने नहीं पढ़ी है तो उन क्लासों को भी देखना है, और पहली बार क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है। हम आज वाली क्लास में शुरू करेंगे मेवाड़ में क्रांति की गूंज। मेवाड़ में विद्रोह जो होना था, किसी कारण वजह से नहीं हो पाया है, तो वो भी इस वाली क्लास में ये देख रहे हैं। इस वाले पॉइंट में हम पढ़ेंगे। तो पढ़ रहे हैं, मेवाड़ में भी यह स्थिति तनावपूर्ण और जटिल बनी हुई थी क्रांति के प्रति। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ की जनता भी अंग्रेजों से असंतोष थी, तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार थी। मेवाड़ के जो अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। मेवाड़ के जो यहाँ सामंत थे, जिसमें जो ठिकाने बात करेंगे, एक सलूम्बर ठिकाना था, सलूम्बर, और कोठारिया ठिकाना, के अलावा और भी जो बड़े बड़े ठिकाने थे वो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। उनके जो अधिकार थे, उनकी जो शक्तियां थी, अंग्रेजों से संधि करने के बाद में उनके अधिकार सत्ता छीन लिए थे। इस वजह से जो सामंत थे वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी। नसीराबाद में जो क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, नीमच में भी विद्रोह हो गया था, ये सारी बातें उदयपुर में, मेवाड़ में भी आ गई थी। अतः मेवाड़ की फौज भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी, किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने और अंग्रेज जो कप्तान था यहाँ पर उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया था। तो जैसे यहाँ पर क्रांति की सूचना मिल जाती है, नसीराबाद में विद्रोह हो गया है, तो हमारे यहाँ पर भी जो मेवाड़ की फौज है, मेवाड़ की सेना, वो बारूद और विस्फोट लेकर के सब बैठ गए थे। लगभग सब तैयार थे कि यहाँ पर भी क्रांति की शुरुआत कर दे। लेकिन मेवाड़ के जो महाराणा थे, कौन थे उस समय महाराणा? तो सर यहाँ पर महाराणा थे स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी की सूझबूझ और पॉलिटिकल एजेंट सावर्स, दोनों ने अच्छा तालमेल बिठा दिया ताकि यहाँ पर विद्रोह ना हो सके। उस विद्रोह को संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था। मेवाड़ के महाराणा को भी डर था कि यदि मेवाड़ के सामंतों ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया और मेवाड़ यदि हमारे काबू से बाहर हो गया तो राजस्थान पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस समय मेवाड़ को एक शक्तिशाली क्षेत्र माना जाता था। यदि यहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र में विद्रोह हो जाता है तो पूरे राजस्थान में फिर विद्रोह हो जाएगा और स्थिति काबू नहीं होगी। इसलिए दोनों को, महाराणा स्वरूप सिंह को और कंपनी सरकार के, दोनों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। कैसे भी करके मेवाड़ की स्थिति को काबू रखनी है। एजीजी, कौन थे एजीजी उस समय? लॉरेंस पैट्रिक लॉरेंस।
लॉरेंस ने के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को, 28 मई को तो अपने राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हो गई थी, सिर्फ एक दिन पहले 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स के निर्देशों का पालन करें। तो एजीजी कह रहा है, एजीजी ने निर्देश दिया था स्वरूप सिंह को कि आप सभी सामंतों को पत्र भेजो, लिख करके भेजो कि भारत में क्रांति स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको क्या करना है, जो ब्रिटिश सैनिक की जो कार्रवाई होती है, ब्रिटिश सैनिकों की कार्रवाई में सभी सामंत सहयोग करेंगे और कैप्टन सावर्स जो भी निर्देश देता है सभी सामंतों को उन निर्देशों का पालन करना होगा। दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा, क्या कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। सावर्स भी जो पॉलिटिकल एजेंट है मेवाड़ का, वो कह रहा है सावर्स जो भी सामंत यहाँ पर शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा, यदि अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति को भड़काने का जो प्रयास करेगा उनको हम कठोर दंड देंगे, ऐसा सावर्स कह रहा है। यहां तक कि सलुम्बर के जो रावत थे केसरी सिंह, सलुम्बर के जो ठाकुर थे केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उनकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देंगे। तो इतनी सारे चेतावनियां मिलने के बावजूद भी सलुम्बर जो मेवाड़ के महाराणा के बाद जो मेवाड़ का जो शक्तिशाली ठिकाना था वो सलुम्बर का ठिकाना था, वहां के ठाकुर थे केसरी सिंह, वो महाराणा स्वरूप सिंह जी को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आपको 8 दिन के अंदर अंदर हमारी मांगे पूरी करनी है, स्वीकार करनी है, जो हमारे परंपरागत जो अधिकार है वो अधिकार हमें वापस लौटाने हैं। यदि ऐसा आप नहीं करोगे तो आपको मेवाड़ के राजगद्दी से हम हटा देंगे और आपके प्रतिद्वंदी को हम गद्दी पर बिठा देंगे। इससे स्वरूप सिंह जी को चिंता होने लग गई कि यदि हम उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे को पद से हटा देंगे। तब स्वरूप सिंह जी ने कैप्टन थे जो पीएस सावर्स को फोन करके बोला, ऐसे हमारे को चेतावनियां मिल रही है, धमकियां मिल रही है, केसरी सिंह जी धमकियां दे रहे हैं। तो सावर्स ने सलुम्बर के जो रावत केसरी सिंह को वापस चेतावनी दी, यदि केसरी सिंह आपने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसकी जागीर से आपको अपदस्थ कर राजपुताना से निष्कासित कर दिया जाएगा। आपने यदि महाराणा के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करती, महाराणा को हटाने के विरुद्ध या महाराणा के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई में भाग लेते हैं तो आपको आपकी जागीर से हटा देंगे और आपको राजपुताना से यहाँ से निष्कासित कर देंगे। कप्तान सावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह जी फिर शांत हो जाते हैं। कुछ शांत हो गए थे, लेकिन बाद में जो अपने ठाकुर आवा के ठाकुर साल सिंह जी चंपावत थे उनका भी सहयोग करते रहे थे और तात्या टोपे ये आए थे, उनका सहयोग किया था। ये देखा था अपने मेवाड़ क्षेत्र में। अब बात करते हैं कोटा में क्रांति। कोटा में जो विद्रोह हुआ था उसको हम पढ़ते हैं। राजस्थान में कोटा में हुई 1857 की क्रांति में कोटा एक महत्वपूर्ण स्थान था। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे
मेजर बर्टन। मेजर बर्टन ने कोटा के महाराव, कोटा के महाराव थे राम सिंह। राम सिंह जी को ये सलाह दी कि आपके यहाँ पर जो कुछ अफसर है, जो सरकारी अफसर है, वो अंग्रेजों के वफादार नहीं है, उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है। बर्टन साहब राम सिंह जी को कह रहे हैं कि आपके यहाँ पर कुछ जो अधिकारी है वो अंग्रेजों के वफादार नहीं है, वो अंग्रेज के, उनका जो रवैया अंग्रेजों के विरोधी है। अतः ऐसे अफसरों को आप पद से हटा करके अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दो और उनको हम उचित दंड देंगे। बर्टन साहब राम सिंह जी को कह रहे हैं, जिनमें किन किन की मांग की थी, नाम बताया था। ऐसे आपके अधिकारी कौन कौन है? मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें नाम था, एक तो जयदयाल का, एक रतनलाल और जियालाल आदि प्रमुख थे। इनको आप हमारे हवाले कर दीजिए ताकि हम इनको कड़ी से कड़ी सजा दे। ये आए दिन अंग्रेजों के विरुद्ध बातें करते रहते हैं। जयदयाल जी उस टाइम पर ये राजकीय वकील थे, ठीक है। जयदयाल जो थे, जयदयाल ये कोटा के राजकीय वकील थे, ठीक है। और एक थे मेहराब खान, मेहराब खां। मेहराब खां ये कोटा में रिसालदार थे, रिसालदार यानी फौज के बड़े अधिकारी थे ये। और रतनलाल जियालाल, इनके लिए बोला कि आप इनको हमारे हवाले कर दीजिए, अंग्रेजों को हवाले कर दे ताकि हम इनको दंड दे। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किसी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। ये बात चुपके से गुप्त रूप से कही गई थी, लेकिन किसी न किसी मार्फत इन अधिकारियों के पास आ जाती है। भैया बर्टन है ना ऐसी बात कह रहा है कि जयदयाल, रतनलाल, जियालाल, मेहराब खां, इनको हमारे हवाले कर दो, ये अंग्रेज विरोधी नीतियां बना रहे हैं, हम इनको दंड देंगे। तो ये बात इनको पता चल गई है। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाहियों क्रोध से पागल हो गए। अच्छा ऐसी बात है, हमारे को आप पकड़ रहे हैं और हमारे को दंड देंगे। और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय कर लिया कि बेटा अब तो तेरी खैर नहीं है, तुझे निपटा करके ही रहेंगे। 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो कोटा में जो विद्रोह की शुरुआत हो रही है वो कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और यहाँ पर कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया, तो क्रांतिकारियों के साथ तथा उसमें आग लगा दी। जो अंग्रेजों की रेजिडेंसी थी उसको घेर लिया और उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। बर्टन की हत्या कर दी और बर्टन के साथ उनके जो दो बेटे थे जिनका नाम था ऑर्थर और फ्रैंक, ऑर्थर और फ्रैंक, ऑर्थर और जो फ्रैंक इनके पुत्र थे उसकी हत्या कर दी। और इनका जो एक डॉक्टर था साथ में सैडलर, सैडलर, उस सैडलर की भी साथ में हत्या कर दी। तो बर्टन, उनके दो पुत्र ऑर्थर और फ्रैंक और साथ में उनका जो डॉक्टर था सैडलर, उसकी भी हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने बर्टन का, उनके शव का पूरे कोटा शहर में जुलूस निकाला और महाराव के राम सिंह जी के महल को घेर लिया। राम सिंह जी को भी घेर लिया। बाकी जगह क्या होता था कि अंग्रेज अधिकारी को पकड़ते थे तो वहां का जो राजा उनका साथ देने के लिए आ जाते थे।
राजा को पकड़ते थे तो अंग्रेज अधिकारी उसका साथ देने के लिए आ जाते थे। यहाँ पर एक सुनियोजित और सुनियंत्रित पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था कि इधर से हम बर्टन को पकड़ेंगे और इधर से राम सिंह जी को कैद करेंगे। तो राम सिंह जी को भी घेर लिया और उनके महल में एक प्रकार से राम सिंह जी महल में कैद हो गए थे। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जिसमें 9 शर्तें थी। राम सिंह जी को कैद करके उनको विवश किया कि आपको हमारी 9 शर्तें माननी पड़ेगी। ठीक है, अब राम सिंह जी के पास में उन शर्तों को मांग पूरी करने के अलावा कोई विकल्प था ही नहीं है। कहा कि ठीक है, जिसमें 9 शर्तों में एक शर्त ये थी कि मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की जो हत्या है वो स्वयं महाराव के आदेश से की गई है। क्रांतिकारियों ने 9 शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि आप इस पे साइन कर रहे हैं जिसमें ये बात लिखो कि बर्टन और उसके पुत्र ऑर्थर और फ्रैंक की जो हत्या की है मेरे कहने से ही हुई है, ताकि आगे जब भी जांच वगैरह होगी तो वो हमारे ऊपर क्रांतिकारियों का नाम नहीं आएगा, राम सिंह का नाम आएगा कि राम सिंह के कहने पर ही इनकी हत्या की गई है। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जैसे क्रांतिकारी कह रहे थे वैसे राम सिंह जी को करना पड़ रहा था, कब जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। करौली के शासक थे मदन पाल सेना लेकर के आया था और वो राम सिंह जी की सहायता के लिए आया, और जब मदन पाल सेना लेकर के आया तब राम सिंह जी को थोड़ा सा चैन की सांस लेना शुरू किया था। बाकी तो राम सिंह जी का जीव इधर ऊपर नीचे आ रहा था, अब कभी भी बर्टन के साथ मेरे को भी भेज सकते हैं। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। पूरे कोटा शहर पर 6 महीनों तक क्रांतिकारियों का अधिकार रहता है, जिसमें सरकारी गोदामों को, बंगलों को, दुकान, अस्त्र शस्त्र के भंडार आदि को क्रांतिकारियों ने खूब लूटा था और उसमें आग भी लगा दी थी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा था, जितने भी कोष वगैरह रहते थे, पैसा टका जो भी अस्त्र शस्त्र थे सब लूटा, पैसे वगैरह भी लूट लिए, कोष वगैरह भी लूट लिए। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया। जो यहाँ पर कोटा में क्रांति हुई थी जिसमें क्रांतिकारियों को जितने भी कोटा के लगभग अधिकारी थे, राजकीय अधिकारी, वो सबका साथ इनको मिल गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार पर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया है और यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक मेजर H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5,500 सैनिक लेकर के 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा है। अक्टूबर में क्रांति शुरू हुई थी 15 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया, 6 महीने लग गए। 6 महीने बाद कौन सेना लेकर के आया? रॉबर्ट्स सेना लेकर के आया था। नसीराबाद से सैनिक 5,500 सैनिक लेकर के पहुंचा और उन्होंने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। वहां से बाहर से कोटा के ऊपर धुआंधार तोपे वगैरह चलाए और फिर क्रांतिकारियों को कोटा छोड़ करके भागना पड़ा। ऐसे करके लगभग 30 मार्च 1858 को पूरा कोटा क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया। फिर तब जाकर के कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका और क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए। किसी को तोप के सामने रख करके, जैसे जय दयाल, यहाँ लिखा हुआ, जय दयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया लोगों में। और क्रांतिकारियों में भय पैदा करने के लिए तोप के वहां रख
आगे रख करके खड़ा करके फिर तोप से उड़ा उड़ा करके लोगों में ऐसा भय पैदा किया था। ठीक है, तो ये हमने कोटा में विद्रोह देखा था, जिसमें क्या क्या चीजें आप याद रखेंगे। वैसे तो एक लाइन आपको याद रहनी चाहिए, किसी भी लाइन से यहाँ प्रश्न बन सकता है। तो क्रांति में यहाँ पर कोटा के शासक राम सिंह जी थे, पीए कौन थे, मेजर बर्टन थे, और यहाँ पर जो नेतृत्व किया था जयदयाल मेराब खां, जयदयाल जो राजकीय वकील थे, और मेराब खां रिसालदार फौज के बहुत बड़े अधिकारी थे। एक रतनलाल जियालाल, ये भी क्रांतिकारी थे। और 15 अक्टूबर 1857 को यहाँ पर क्रांति का बिगुल बजा था। मेजर बर्टन की हत्या की थी, उनके साथ में 2 पुत्र ऑर्थर और फ्रैंक और एक सेडलर की भी हत्या की थी, और महाराव को भी कैद कर लिया था। 9 मांगों को मांगने पर उनको विवश किया था, जिसमें एक मांग थी कि यह भी लिखना है कि बर्टन और उसके पुत्र की हत्या राम सिंह जी के कहने पर की थी। और फिर बाद में इनकी सहायता करने के लिए कौन आए थे, करौली के मदन पाल जी इनकी सहायता करने के लिए आए थे। 6 महीने तक क्रांतिकारियों का अधिकार रहता है कोटा पर। बाद में कौन सेना लेकर के आया था, मेजर H.G. रॉबर्ट्स सेना लेकर के आया था, और 22 मार्च 1858 को ये यहाँ पर सेना लेकर के पहुंचा था। नसीराबाद से सेना लेकर के आया था 5,500 सैनिक, और 30 मार्च 1858 को कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया। बाद में बर्टन की हत्या को लेकर के जांच कमेटी बिठाई गई है। जांच कमेटी बिठाई है, जिसमें राम सिंह जी पर आरोप लगाया गया कि यहाँ पर जो बर्टन की हत्या हुई है उसमें आप जिम्मेदार थे। ठीक है, निरपराध, बट इसमें जांच रिपोर्ट में आया कि राम सिंह जी निरपराध किंतु उत्तरदायी थे। कुछ न कुछ आपने यहाँ पर व्यवस्था, निरपराध किंतु उत्तरदायी थे, कि आप लोग जो है व्यवस्था सही तरीके से नहीं देखी थी। आप यदि पहले से या क्रांति की संभावना बन रही थी तो सूचना देनी चाहिए थी, तो बर्टन आज बच जाता। तो फिर राम सिंह जी को सजा के तौर पर इनके तोपों की सलामी कम कर दी गई है। तोपों की सलामी कम की गई है। ठीक है, 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, तो 17 से कितनी कर दी, 13 कर दी जाती है। और इधर मदन पाल जी बिना कहे सेना लेकर के सहायता करने के लिए आ गया था, तो उनके तोपों की सलामी बढ़ा दी जाती है कि ऐसे होना चाहिए। जो पहले से ही पढ़ लिया है कि यहाँ पर इस प्रकार से विद्रोह हो गया है तो बचाना चाहिए हमारे को। तो करौली के जो मदन पाल थे, करौली के शासक मदन पाल को तोपों की सलामी बढ़ा दी है। उस समय तोपों की सलामी घटाने पर एक बहुत बड़ा अपमान माना जाता था, और मदन पाल की यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, इनको बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। और इसके अलावा अंग्रेजों ने इनको GCSI की उपाधि दी है। GCSI, ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ द इंडिया की उपाधि दी मदन पाल को। और अंग्रेजों के जो भी इनका टैक्स बकाया था, जो भी पैसे वगैरह बकाए थे, उनको माफ कर दिया कि ऐसे अंग्रेजों के भक्त होने चाहिए। ठीक है, ये हमने कोटा का विद्रोह देखा है। अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज देखते हैं। अब अन्य राज्य में कहां पर और क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था। राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़ और कोटा तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी है। दूसरे राज्यों में भी हुई है, जिसमें हम बात कर रहे हैं भरतपुर। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर जो आगरा और मथुरा के निकट पड़ता है, ये राजस्थान है, और राजस्थान के यहाँ पर ये भरतपुर पड़ता है। इधर आगरा है और इधर मथुरा, इसके निकट ही है। क्रांति के समय अशांत रहा तो यह भरतपुर भी
शांतनीरा, यहाँ पर भी क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया था। तो जब मथुरा के भरतपुर के पास में मथुरा में विद्रोह हो जाता है तो उसको देख करके, उसको इसकी खबर सुन करके भरतपुर में भी विद्रोह हो जाता है। और भरतपुर के महाराजा, इस समय भरतपुर के महाराजा कौन थे? भरतपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह। भरतपुर के महाराजा कौन होंगे? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जी ने कहा कि वहां का जो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर मॉरिसन, मेजर मॉरिसन को बोला कि मॉरिसन, यहां से तुम भरतपुर छोड़ करके चला जा। भरतपुर छोड़ कर जाने की सलाह दी थी कि आप यहां से चले जाओ, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि मेजर जो मॉरिसन की उपस्थिति में नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। यदि ये अंग्रेज, क्योंकि जो भी विद्रोह कर रहे हैं अंग्रेजों के विरुद्ध ही कर रहे हैं, यदि मॉरिसन यहाँ भरतपुर में ही रहेगा तो नीमच छावनी के क्रांतिकारी जो दिल्ली जा रहे हैं वो भरतपुर में भी विद्रोह कर सकते हैं। तो इनको कहा कि भाग, जल्दी भाग जा यहाँ से भरतपुर छोड़ करके। तो जसवंत सिंह जी की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़ करके चला गया, भाग गया था यहाँ से। और क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारियों की सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर के गुजरती थी। जिनको भी दिल्ली और आगरा जाना होता, जैसे नीमच छावनी और नसीराबाद, एरिनपुरा और दक्षिण की जितने भी विद्रोह हुए थे जो दिल्ली जा रहे थे, वो सब भरतपुर की सीमा से होकर के गुजरते थे। तो भरतपुर की गुर्जर और मेवाती जो जनता है वो क्रांति में पीछे नहीं रही। तो भरतपुर रियासत में कौन सी जातियों के द्वारा, कौन सी जाति के जनता ने यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत की है? तो गुर्जर और मेवाती। उसने खुल करके क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहां के लाल किले की 4 दीवारी तक सीमित हो गई, अंग्रेज भाग भाग करके कहाँ चले गए? आगरा के किले में जाकर के छुप गए थे। तो भरतपुर की जनता के मन में यह विश्वास भर गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। आसपास के जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे सब भाग भाग करके कहाँ चले गए? आगरा के किले में जाकर के छुप रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर विद्रोह कब हुआ था यह भी ध्यान रखना, 31 मई को हुआ था। 31 मई 1857 को भरतपुर में विद्रोह हुआ था। फिर भरतपुर के अलावा बात करें, अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारी के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी थी। अलवर जो है ये दिल्ली के पास में पड़ता है और अलवर के जो शासक थे इस समय विनय सिंह थे। कौन थे? विनय सिंह। विनय सिंह जी यहाँ के शासक थे, पूरा कंट्रोल रख रहे थे कि कहीं हमारे यहाँ पर विद्रोह ना हो जाए। लेकिन दिल्ली जो नजदीक में पड़ती है, दिल्ली में जगह जगह से कहीं दूर दूर से यहाँ क्रांतिकारी आए हुए थे, क्योंकि क्रांति का जो मुख्य केंद्र बना रखा था वो किसको बना रखा था? दिल्ली को। तो वो यहाँ पर आ रखे थे, तो दिल्ली से अलवर में आ जाते हैं और अलवर में आकर के यहाँ पर क्रांति की शुरुआत करते हैं। अलवर रियासत के गांवों के गुर्जरों ने अपने पड़ोसी राज्य जो भरतपुर की भांति, भरतपुर में जो विद्रोह हुआ था उसी की भांति ही यहाँ पर विरोधी भावनाओं को खुल करके प्रदर्शन किया। अंग्रेजों का इन्होंने विरोध किया और क्रांतिकारी गतिविधियों से शासक को काफी परेशान किया था कि जो रसद की जो सामग्री आती थी, रसद मार्ग, उसको बंद कर दिया। और इसके अलावा जो संचार के जो साधन वगैरह होते थे उसको उन्होंने ठप किया था। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, अचनेरा का युद्ध। अचनेरा का युद्ध यह भी हम पढ़ते हैं। अचनेरा का युद्ध जुलाई 1857 में हुआ था।
अचनेरा का युद्ध जुलाई 1857 में हुआ था। इसमें क्या होता है कि आगरा में जब अंग्रेज अधिकारी आगरा के किले में कैद हो रखे थे, तब भरतपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन ने विनय सिंह को बोला था, विनय सिंह को कहा कि आप अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना भेजिए, आगरा सेना भेजिए, अंग्रेजों की सहायता के लिए आगरा सेना भेजिए, आगरा में सेना भेजिए। तब विनय सिंह जी ने सेना भेजी थी। अंग्रेजों की सहायता के लिए जो सेना जा रही थी, उस सेना का अलवर में जो विद्रोह करके सेना दिल्ली जा रही थी, उन दोनों के बीच में युद्ध होता है। उसको नाम दिया है अचनेरा का युद्ध, जिसमें कई सारे जो अलवर के सैनिक थे वो हमारे क्रांतिकारियों के साथ हो जाते हैं। उनको आगरा नहीं जाने दिया, अंग्रेजों की सहायता के लिए नहीं जाने दिया। ऐसे आगे देखते हैं, धौलपुर रियासत में भी गंभीर विद्रोह हुए थे। धौलपुर रियासत में, यहाँ पर धौलपुर में अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो जाती है। धौलपुर के यहाँ महाराजा कौन थे? धौलपुर के महाराजा थे भगवंत सिंह। भगवंत सिंह जी यहाँ पूरे तैयारी के साथ थे कि यहाँ विद्रोह नहीं होने देंगे, पूरा बराबर इसको कंट्रोल में कर रखा था। लेकिन ग्वालियर और इंदौर के जो क्रांतिकारी है वो धौलपुर में आ जाते हैं, और जब ये धौलपुर में आते हैं तो धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह जी उन क्रांतिकारियों पर जो प्रवेश किया था उस पर विद्रोह के लिए बोलता कि सेना को बोला कि इनको वापस भगाओ। तो क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण जब इनको राशन वगैरह इस तरीके से उपलब्ध नहीं करवाया गया, तो क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक यहाँ के अधिकारी राजा का साथ छोड़ दिया था कि राजा वो अंग्रेजों का भक्त हो रहा है, क्रांतिकारी यहाँ से होकर के जा रहे हैं, उनको ये रसद वगैरह जो राशन का सामान है ये उपलब्ध नहीं होने दे रहे हैं और यहाँ से भगाना चाह रहे हैं। तो धौलपुर की सेना और अंग्रेज अधिकारी भी भगवंत सिंह जी का साथ छोड़ करके क्रांतिकारियों से मिल गए और धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ जाती है। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की है और उन्होंने वहां के राजा को घेर लिया गया, भगवंत सिंह जी को घेर लिया, जान से मारने तक की धमकियां दे दी है। विवश होकर के राजा भगवंत सिंह जी को क्रांतिकारियों की मांगे माननी पड़ी है। और धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? यहाँ पर नेतृत्व है तो राव रामचंद्र और हीरा सिंह। धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो हम बताएंगे रामचंद्र और हीरा लाल ने किया था। और यहाँ की जो धौलपुर के राजा की जो तोपें थी, अधिकांश तोपों पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया और उस अधिकार करके फिर इन तोपों की सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। ये स्थिति तब तक बनी रही जब तक दिसंबर में पटियाला के जो शासक है उनके द्वारा सेना भेज रहे हैं धौलपुर की राजा की सहायता के लिए। पटियाला से सेना भेजी है और सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हो गई है। फिर बाद में जब तक यह सेना नहीं आती तब तक यह व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी। तो बाद में धौलपुर में जो विद्रोह को कंट्रोल किया था उसके लिए सेना कहाँ से आती है? पटियाला के। तो धौलपुर एक ऐसा विद्रोह है जहां पर विद्रोह की जो शुरुआत है वो भी राज्य के बाहर के सैनिकों ने की थी। राज्य के बाहर के सैनिकों ने आकर के विद्रोह की शुरुआत की थी और विद्रोह का जो दमन है भी हमारे राज्य के
बाहर के सैनिक आकर के विद्रोह को दबाया था, बाहर के सैनिकों ने किया। ठीक है, तो विद्रोह की जो शुरुआत है, शुरुआत की थी ग्वालियर और इंदौर के सैनिकों ने। ग्वालियर और इंदौर के सैनिकों ने विद्रोह किया था, और विद्रोह को दबाने के लिए कहां से सेना आ रही है? पटियाला से सेना आई थी, और पटियाला की सेना आने के बाद में धौलपुर वापस क्रांतिकारियों से मुक्त हुआ था। ऐसे आगे हम जयपुर राज्य की बात करते हैं। जयपुर में क्या स्थिति बनती है? तो जयपुर में स्थिति थोड़ी सी अलग थी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हुआ क्या कि जयपुर के राजा थे राम सिंह द्वितीय। जयपुर के शासक कौन थे? सवाई राम सिंह द्वितीय। और उनके एक पदाधिकारी थे राव शिव सिंह। शिव सिंह ने राम सिंह जी को यह सलाह दी है कि अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर है, हमारे को दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने हैं। शिव सिंह जी ने देखा है कि भैया पूरे भारत के अंदर ये तो क्रांति चल रही है, और अब कुछ समय बाद अंग्रेज यहाँ से निपटने वाले हैं, और जीत किनकी होगी? क्रांतिकारियों की जीत होगी, मुगल बादशाह बहादुर शाह की जीत होगी है। तो हमारे को बस दोनों तरफ हाथ बनाए रखना है। बादशाह कहता है तो उनकी बात भी सुन लो, और अंग्रेज कह रहे हैं उनकी बात भी सुन लो, क्योंकि यदि अंग्रेज जीतेंगे तो भी ठीक है, हमारे साथ अंग्रेजों का रिश्ता अच्छा रह जाएगा, और क्रांतिकारियों की जीत हो जाती है, यानी मुगल बादशाह की जीत हो जाती है, तो भी हमारे इनके साथ रिश्ता अच्छा रहेगा। तो शिव सिंह जी कह रहे हैं कि दोनों के साथ, अंग्रेजों के साथ और बादशाह के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना। किंतु राम सिंह जी का एक प्राइवेट सेक्रेटरी था शिवदीन, पंडित शिवदीन। शिवदीन जी कह रहे हैं कि राम सिंह जी, आप तो महाराज मुगल बादशाह का साथ छोड़ो, हमें किसका साथ देना चाहिए? अंग्रेजों का साथ देने पर जोर डाला कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। ऐसे में जयपुर में नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां, ये मुगल सम्राट से मिल करके जब इन्होंने बात सारी सुन ली है कि यहाँ पर तो ऐसी स्थिति चल रही है कि एक तो कह रहे हैं कि दोनों से अच्छे संबंध रखो, और एक कह रहा कि अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, कुल मिलाकर के जो ज्यादा है वो अंग्रेजों का साथ है। तो ये दोनों मिल करके, तीनों ने मिल करके जो मुगल बादशाह थे उन मुगल बादशाह से मिले, और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। विलायत खां, उस्मान खां और सादुल्ला खां, ये जयपुर राज्य में भी हम क्रांति शुरू करेंगे ऐसी प्लानिंग बना रहे थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ पत्र वगैरह भेज रहे थे, कैसे क्या करना है। जो पत्र व्यवहार की जो जानकारी है वो महाराजा राम सिंह जी को पहले से पता चल गई, पहले पता चल गई क्रांति शुरू होने से पहले। अच्छा बेटे, तुम तो यहां पर भी विद्रोह करने की प्लानिंग बना रहे हैं। तो उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया, अपने राज्य जयपुर राज्य से निष्कासित कर दिया, और बाकी दोनों विलायत खां और उस्मान खां को बंदी बना करके कारावास में डाल दिया जाता है। इस प्रकार से जयपुर में जो क्रांति की शुरुआत होनी थी, होते होते बच गई थी। फिर बाद में जब यहाँ पर क्रांति समाप्त हो जाती है, एक तो ये ध्यान रखना जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। यहाँ पर क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। ईडन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, और बाद में राम सिंह जी ने क्रांति में अंग्रेजों के तन मन धन से सहायता की थी, भरपूर अंग्रेजों का साथ दिया था। तो अंग्रेजों ने राम सिंह जी को सितार ए हिंद की उपाधि दी है, बाद में इनको सितार ए हिंद की उपाधि दी है, और कोटपुतली का परगना इनको राम सिंह जी को दिया है। चले आगे, नेक्स्ट बात करते हैं टोंक। टोंक में जो क्रांति हुई थी उसको हम देखते हैं। यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था वो किस प्रकार से विद्रोह हुआ था।
टोंक में विद्रोह देखे तो टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक में भी विद्रोह हुआ था। टोंक के नवाब थे वजीरुद्दौला। टोंक जो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है, राजस्थान की ये एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, मुस्लिम रियासत थी। और क्रांति के समय यहाँ के जो नवाब थे, नवाब का क्या नाम रहेगा? वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला ये टोंक के नवाब थे। ये भी अंग्रेजों का बड़ा भक्त था। ये अंग्रेजों का फुल सपोर्ट कर रहा था। डर था कि कहीं अंग्रेज इनको राजगद्दी से ना हटा दे। तो यहाँ का नवाब अंग्रेजों के साथ था, लेकिन टोंक की जो जनता है, टोंक की जनता और सेना और यहाँ तक इनके जो रिश्तेदार है, इनके जो रिश्तेदार है वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। ये सारे अंग्रेजों के खिलाफ थे। तो इनके वजीरुद्दौला की सेना में मीर आलम जो सेना के बहुत बड़े पद पे थे, रिश्ते में इनके नवाब के मामा लगते थे। मामा ने बोला कि बेटा मेरा कहना मान ले और अंग्रेजों का साथ छोड़ दे, लेकिन इन्होंने नहीं माना। तो आलम खां ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के जो क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया था। जो नीमच के क्रांतिकारी दिल्ली जा रहे थे विद्रोह करके, तो उनको टोंक में निमंत्रण दिया था, इनविटेशन किया कि आप टोंक में आइए, हम भी आपके साथ हैं। उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। जो टोंक में आए तो नीमच की जो सेना आई थी, तो वहाँ नीमच की सेना आने के बाद में जो असीरगढ़ का किला है, असीरगढ़ जिसको भूमगढ़ भी कहते हैं, उस किले पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया कि तुम्हें ऐसे कर दूंगा, यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, किंतु नवाब सफल नहीं हो सका और क्रांतिकारियों ने खूब यहाँ पर लूटमार की है। एक चीज और देखने को मिलती है कि टोंक राजस्थान का और भारत के उन प्रमुख स्थलों में से एक है जहां पर महिलाओं ने भी शस्त्र लेकर के क्रांति में सक्रिय भाग लिया था। महिलाओं ने भी क्रांति में शस्त्र लेकर के, शस्त्र लेकर के सक्रिय रूप से भाग लिया है। कहाँ की महिला, किस रियासत में क्रांति के समय महिलाओं ने शस्त्र लेकर के सक्रिय रूप से भाग लिया है? तो ये हम बताएंगे सर, ये टोंक रियासत में। एक टोंक में नाटक था आजमाइश। नाटक का नाम क्या है? आजमाइश। इस आजमाइश नाटक के जो रचयिता थे, लिखने वाले मोहम्मद मुजीब, जिन्होंने ये बताया है, सचित्र वर्णन किया था। चित्रों के द्वारा इस नाटक में महिलाएं अस्त्र शस्त्र लेकर के जो सक्रिय रूप से भाग ले रही है, लड़ रही है, वो चित्र यहाँ पर बताया गया है। तो ये टोंक का हमने विद्रोह देखा है। अब बात करते हैं सलुम्बर और कोठारिया का, जो जागीरदार थे, ठाकुर थे, उनका क्रांति में योगदान देखते हैं। आहुआ जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर के जो क्रांति में कुशाल सिंह जी ने वहां पे बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास के युद्ध में अंग्रेजों को हराया था, तो उनसे प्रेरणा लेकर के मेवाड़ के दो प्रमुख सामंत, एक तो सलुम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोत सिंह या जोध सिंह भी नाम मिलता है। जोध सिंह जी ने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा इनका। ये सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुल करके क्रांति में भाग नहीं लिया। उन्होंने मारवाड़ में तो सबने खुल करके भाग लिया था, लेकिन यहाँ पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह और सावर्स के
मिलने वाली बार बार चेतावनियों की वजह से मेवाड़ पर थोड़ा ज्यादा ही कंट्रोल किया गया था। इस वजह से ये खुलकर भाग नहीं ले सके। फिर भी ये जो भी इनको चेतावनियां वगैरह दी जाती थी उनकी परवाह किए बिना ये ठाकुर जो है क्रांतिकारी नेताओं और ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलूम्बर और कोठारिया के रावतों ने शरण दी थी, जिसमें तात्या टोपे आए थे उनको भी शरण दी थी और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को भी शरण दी थी। क्रांतिकारियों के परिवार वालों को भी इन्होंने यहाँ पर शरण। सलूम्बर के रावत जो है केसरी सिंह जी ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर के आवा के ठाकुर जो कुशाल सिंह चंपावत है उनको स्वतंत्रता के यज्ञ में इनको भरतपुर सहायता की थी। केसरी सिंह जी ने उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की है, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी महाराणा ने, उसका केसरी सिंह ने खुल करके विरोध किया था कि आप संधि जो कर रहे हैं, अपनी जो शक्तियां हैं वो अंग्रेजों को दे रहे हैं, वो गलत है, आप हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं, ये गलत है, जनता का शोषण हो रहा, किसानों का शोषण होगा इससे। तो केसरी सिंह जी ने इन नीतियों का विरोध किया था। एजीजी जो पैट्रिक लॉरेंस थे, केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देख करके महाराणा पर दबाव डाला कि उसके विरुद्ध कार्रवाई करे। आप केसरी सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करो, ये अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बोल रहा है, लोगों को, जनता को, क्रांतिकारियों को बहुत भड़का रहा है। लेकिन महाराणा की हिम्मत नहीं थी, महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। महाराणा की हिम्मत नहीं, यदि कोई कार्रवाई करे उनके विरुद्ध तो केसरी सिंह जी, महाराणा को भी डर था कि यदि अपन उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगे तो केसरी सिंह जी के साथ यहाँ की जनता है, यहाँ की प्रजा और यहाँ की सेना सब केसरी सिंह जी का साथ देंगे, हमारे को भी, मेरे को भी पद से हटा देंगे। कोई भी कार्रवाई नहीं कर सका महाराणा। अंग्रेजों द्वारा आवा गांव को जब तहस नहस कर दिया गया था, जब होम्स ने आवा पर आक्रमण किया था, गांव को तहस नहस कर दिया और आवा के ठाकुर कुशाल सिंह निरय अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे, तब कोठारिया के रावत जोध सिंह ने उनको गले लगाया, उनको शरण दी और उनको यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो दी थी। कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह ने पेशवा नाना साहब जो कानपुर के क्रांतिकारी नेता थे, तो नाना साहब और उनके परिवार को भी जोध सिंह ने शरण दी थी, सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध करवाई थी, अंग्रेजों को पता नहीं चलने दिया, चुपके से इनको रखा था और शरण दे करके इनको जो भी आवश्यक चीजें थी वो उपलब्ध करवाई थी। ब्रिटिश सत्ता का विरोध करके भावी परिणाम की चिंता न कर सलूम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपना अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया था। बार बार चेतावनियां वगैरह मिलने के बाद भी इन्होंने क्रांतिकारियों का और अंग्रेजी जो नीतियां थी उसका खुल करके इन्होंने विरोध किया था। अगस्त 1858 तक समस्त भारत में विद्रोह है कुचल दिया गया। भारत में सभी जगह पर विद्रोह को वापस अंग्रेजों ने काबू कर लिया था, भारत पर वापस अधिकार कर लिया है और नवंबर 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया है। पहले यहाँ पर भारत में जो अब तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा था, अब लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से इतने बड़े विशाल भारत में शासन व्यवस्था नहीं चल पाएगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और भारत का शासन चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के पास आ जाता है, महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया जाता है। महारानी विक्टोरिया ने भारत के सभी नरेशों के अधिकारियों और विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया है कि सभी राजा महाराजाओं को कहा है, अधिकारियों का, कि जिन्होंने भी आप हमारा साथ दिया है, तो जो कंपनी के साथ आपकी शर्तें हैं, जो आपने शर्तें कर रखी थी, वो सारी शर्तें रहेगी और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी रहेगी
और उदयपुर के महाराणा ने इसका स्वागत किया कि वाह बहुत अच्छी बात है कि हम तो कंपनी के साथ संधि कर रखे थे, लेकिन अभी भी आप यदि हमारे को इस योग्य मान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी सुरक्षा की। हम तो यही चाह रहे हैं कि बाकी जनता का भले कितना ही शोषण हो, सामंतों का, प्रजा का शोषण हो, कोई बात नहीं, बस हमारा जो है काम चलते रहना चाहिए, हमारी सुरक्षा बराबर रहनी चाहिए। अंग्रेजों के सम्मान में इस उपलक्ष्य में इन्होंने भव्य दावत दी गई है, पार्टी बुलाई अंग्रेजों की और सबको कहा कि देखो हमने आपका सहयोग किया था और आप हम सब मिलकर के क्रांतिकारियों को दबा लिया था। यद्यपि राजस्थान में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये हमारा जितनी उम्मीद थी उतना सफल हम नहीं रह पाए, फिर भी विप्लव के बाद, इस विद्रोह के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा है। अब ढांचा बदलने लगा कि आधुनिक शिक्षा का प्रचार होने लगा, अंग्रेजी शिक्षा का, अंग्रेजी विद्यालय खुलने लगे, अंग्रेजी कॉलेज खुलने लगे, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव होने लगा कि अब जब अंग्रेजी चीजें, अंग्रेजी भाषा हम सीख रहे हैं और अंग्रेजी भाषा वगैरह सीख रहे हैं, तो दूसरे देशों में अधिकारों के लिए किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाती है वो भी चीजें हम सीखेंगे। नए मध्यम वर्ग का जन्म हो रहा है जिसमें प्रशासनिक सेवाओं में जन साधन की नियुक्तियां होने लगी है और वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा कि व्यापारी वगैरह ये है, इनका सहयोग वगैरह करने लगे हैं और अलग अलग नियुक्तियां यहाँ पर बाबू वगैरह ऐसी नियुक्तियां करने लगे, प्रशासनिक सेवाएं भी चालू करने लगे, महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस प्रकार के कार्य होने लगे हैं कि यहाँ पर अलग अलग भर्तियां करो और ताकि कोई भी सूचना वगैरह है तुरंत आ जा सके और कहीं पर भी यदि इस प्रकार का कोई विद्रोह की वापस रणनीति बनाए तो तुरंत सूचना अंग्रेजों को दे दी जाए। राजपूतों का महत्व कम होता गया, अब थोड़ी बहुत शक्ति अपने पास थी, वो और भी शक्तियां किनको दे दी, अब सब अंग्रेजों को दे दिया, सब कुछ अंग्रेजों को दिया जा रहा है। राजस्थान के नरेश और जागीर अब अंग्रेजों पर पूरी तरह निर्भर हो गए थे। पहले थोड़ी बहुत इनके पास शक्तियां बची हुई थी, बाकी पहले शक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी और जो बची हुई शक्तियां थी वो भी अब राजा महाराजा अंग्रेजों को दे दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, चलो ये चीज देख लेते हैं कि यहां से भी प्रश्न आता है कि क्रांति के समय किस रियासत का शासक कौन था जो लगभग सभी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। कोटा के शासक कौन थे, तो कोटा के हम बताएंगे राम सिंह जी थे, महाराव राम सिंह, जिनको कैद करके 6 महीने तक कोटा पर क्रांतिकारियों ने अधिकार किया था। जोधपुर के शासक कौन थे, तख्त सिंह जी, और भरतपुर के शासक जसवंत सिंह, उदयपुर का महाराणा स्वरूप सिंह, जयपुर का सवाई राम सिंह द्वितीय। सिरोही के शासक कौन थे, तो सिरोही के शिव सिंह थे, धौलपुर के भगवंत सिंह थे। बीकानेर रियासत के बीकानेर के शासक क्रांति के समय महाराजा सरदार सिंह थे। करौली के महाराव मदनपाल थे। टोंक के नवाब वज्रुद्दौला, बूंदी के राम सिंह जी है, अलवर के विनय सिंह और कहीं कहीं पर विनय सिंह भी मिलता है। जैसलमेर के रणजीत सिंह थे, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह है, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह जी है। एक ध्यान रखेंगे, शाहपुरा के भी लक्ष्मण सिंह थे। शाहपुरा रियासत के भी शासक कौन थे उस टाइम पर, लक्ष्मण सिंह थे। लेकिन शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह जी ने जो नीमच छावनी से क्रांतिकारी भागे थे, नीमच छावनी से यहाँ से क्रांतिकारी गुजर रहे थे, उनको जो राशन वगैरह की सुविधा उपलब्ध करवाई थी लक्ष्मण सिंह जी ने। और डूंगरपुर के कौन थे, महारावल उदय सिंह जी, ये क्रांति के समय राजस्थान की रियासतों के शासक थे। फिर बात करते हैं अगले 18 क्रांति की असफलता के कारण। राजस्थान में क्रांति शुरुआत हुई है जिसमें जो हमारी उम्मीदें थी अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालने की, उसमें हम खरे नहीं उतरे हैं, अंग्रेजों को भगाने में असफल रहे हैं। उसके पीछे क्या क्या कारण है, तो कारण जानते हैं। पहला है, राजस्थान के राजाओं ने
अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया है। यहाँ पे जो क्रांति हुई है, तो हमने सोचा था कि यहाँ के राजा है वो भी दुखी होंगे और वो क्रांतिकारियों का साथ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया और क्रांतिकारियों को दबाने का भरपूर प्रयास किया था। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, लगभग सभी शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग किया था, अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित भी किया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर भी राजाओं को सभी को इनविटेशन किया है कि आप इस क्रांति में भाग लीजिए, हमारा साथ दीजिए। क्रांतिकारियों ने और विद्रोहियों ने भी राजस्थान के राजाओं से सहयोग मांगा था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। यदि राजा महाराजा उस टाइम पर अंग्रेजों का साथ नहीं देते तो 1857 में ही अंग्रेज यहां से 9-2-11 हो जाते। दूसरा, राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। सब एकजुट होकर के और एक समय पर विद्रोह नहीं कर पाए थे। सब अलग अलग टाइम पर कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिल गया था। नसीराबाद में 28 मई को विद्रोह किया, फिर बाद में 3 जून को नीमच में किया था, एरनपुरा में ऐसे 21 अगस्त को किया था, कोटा में 15 अक्टूबर को हो रहा है विद्रोह, भरतपुर में 31 मई को हो रहा है। सभी स्थानों पर अलग अलग समय पर विद्रोह होने से अंग्रेज इनको निपटने के लिए या विद्रोह को दबाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच करके आराम से विद्रोह को दबा दिया था। यदि यही एकजुट रहते और एक साथ सभी जगह विद्रोह करते तो अंग्रेज लोग उनको, अंग्रेजों के द्वारा विद्रोह को दबाया नहीं जा सकता था। यह भी हमारे असफलता का कारण रहता है। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया गया। तात्या टोपे जो कि ग्वालियर के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, ये राजस्थान में 2 बार आए थे। राजस्थान में 2 बार इनका आगमन हुआ था और इस उद्देश्य से आए हैं कि राजस्थान से, मेवाड़ से और मारवाड़, जयपुर से हमारे को धन मिलेगा, धन थोड़ा हेल्प मिल जाएगी हमारे को, यहाँ की सेना मिल जाएगी, इसके माध्यम से हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था। ये राजस्थान में 2 बार आए थे, ठीक है। पहली बार राजस्थान में आए थे, भीलवाड़ा रियासत में आए, भीलवाड़ा में आए थे, भीलवाड़ा मांडलगढ़ रास्ते से आए थे, मांडलगढ़ रास्ते से ये राजस्थान में आए थे। और यहाँ पर एक युद्ध होता है, कुवाड़ा का युद्ध, कुवाड़ा का युद्ध हुआ था 9 अगस्त 1858 को हुआ था। जनरल रॉबर्ट वर्सेज तात्या टोपे के बीच में युद्ध होता है कि राजस्थान में आए कि इनसे हमारे को सेना वगैरह मिलेगी, लेकिन इन लोगों ने अंग्रेजों को सूचना दे दी है कि तात्या टोपे आए हुए हैं। तो जनरल रॉबर्ट और तात्या टोपे के बीच में कुवाड़ा का युद्ध हुआ था कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे। इसमें जनरल रॉबर्ट जीत जाते हैं, तात्या टोपे यहाँ से पराजित होते हैं। यहाँ से पराजित होने के बाद में तात्या टोपे वापस भागते हैं, बांसवाड़ा गए थे, सॉरी यहाँ पे गए थे, झालावाड़ से होकर के गुजर रहे थे। झालावाड़ के शासक थे पृथ्वी सिंह जी को पता चला कि तात्या टोपे यहाँ से जा रहे हैं, अपने रियासत में घुसने नहीं दिया, तो तात्या टोपे ने पृथ्वी सिंह जी को पराजित करके झालावाड़ रियासत पर अधिकार किया था। ठीक है, एक चीज तो ये याद रखेंगे।
फिर दूसरी बार वापस आए थे, सेकंड बार आए थे 11 दिसंबर 1858 को आए थे बांसवाड़ा रियासत में, यानी दक्षिण राजस्थान से प्रवेश किया था बांसवाड़ा रियासत से। जब बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह जी को पता चला कि तात्या टोपे यहाँ पर आ गए हैं, तो तात्या टोपे को अपने रियासत से भगाने के लिए, निकालने के लिए सेना भेजी है। तो तात्या टोपे ने लक्ष्मण सिंह जी को पराजित करके, लक्ष्मण सिंह की सेना को पराजित करके बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। फिर बाद में पता चला कि सलूम्बर और जो हमारा कोठारिया के ठाकुर थे, उनको पता चला कि तात्या टोपे आए हुए हैं, तो तात्या टोपे को उन्होंने गुप्त रूप से यहाँ रखा था और उनको रसद सामग्री वगैरह, धन वगैरह दिया था। बाद में वहां से टोंक पर जाते हैं और टोंक रियासत से फिर सीकर में जाते हैं और सीकर में उनकी अंतिम जीत होती है। ठीक है, सीकर में ईडन की सेना जाती है। ईडन जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था ईडन, वो सेना भेजता है, जहां से पराजित होकर के सीकर से वापस नरवर साइड में चले जाते हैं। नरवर पड़ता राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर नरवर पड़ता है। और वहां पर इनका जो साथी है मान सिंह नरूका के विश्वासघात के कारण 7 अप्रैल 1959 को तात्या टोपे अंग्रेजों के हाथ आ जाते हैं और अंग्रेज इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर बाद में 18 अप्रैल 1959 को शिवपुरी, एमपी में शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी गई है। इनको फांसी दी जाती है। और जब इनको फांसी दी गई है तो जो हमारा पॉलिटिकल एजेंट है सावर्स, उन्होंने कहा था कि इतिहास में ब्रिटिश सरकार के इस कार्य को एक अपराध माना जाएगा और आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि ऐसा कार्य करने के लिए, इनको फांसी देने के लिए यह आदेश किसने दिया है। तो इस कार्य की, ब्रिटिश के कार्रवाई की सावर्स ने भी घोर निंदा की है कि इतिहास में जो ये कार्य है वो एक अपराध माना जाएगा और आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि ऐसा आदेश किसने दिया था। तात्या टोपे की फांसी पर कैप्टन सावर्स ने कहा था। तो तात्या टोपे राजस्थान से उम्मीद लेकर के आया था कि राजस्थान के जो शासक है वो मुझे हेल्प के लिए सेना उपलब्ध करवाएंगे और जो तोपे वगैरह है, हथियार वगैरह मेरे पास नहीं है, ये लोग मुझे उपलब्ध करवाएंगे। तो यहाँ के नरेशों ने इस प्रकार का सहयोग नहीं किया था तात्या टोपे का। यह भी हमारा एक पराजय का, असफल होने का कारण रहता है। राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। सब अलग अलग समय पर विद्रोह कर रहे थे। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया है, मेवाड़ को उस समय एक शक्तिशाली और एक प्रतिष्ठित रियासत मानी जाती थी। महाराणा स्वरूप सिंह को जब निमंत्रण भेजा था कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए, स्वरूप सिंह जी को कहा कि आप क्रांति का लीडर बन जाइए और आप जो आदेश करेंगे वैसे हम आदेशों की पालना करेंगे। तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय स्वरूप सिंह जी ने क्या किया, जो भी इनके साथ पत्र व्यवहार करते थे वो सारे कागजात ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए थे कि ऐसे ऐसे क्रांति की प्लानिंग बन रही है, पहले से सारी जानकारी अंग्रेजों को दे दी है। तो साथ देना तो दूर की बात रही और अंग्रेजों का ये हमारी जानकारी अंग्रेजों को दे दी थी, जिससे अंग्रेजों को सही तैयारी का मौका मिल गया था। राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था, इस कारण उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उसमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच में आपस में कोई संपर्क भी नहीं रहा था और उनमें त्याग और बलिदान की ये भावना तो थी कि मर मिटने के लिए तैयार थे, लेकिन न तो अंग्रेजों जैसा हमारे पास रण कौशल था, वैसी तोपें वगैरह थी, और न ही अंग्रेजों जैसा हमारे पास में ट्रेनिंग किए हुए फौज थे। समान प्रशिक्षित जो ट्रेनिंग सैनिक भी नहीं थे। और इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों के पास धन, रसद और हथियारों की भी कमी थी, जिसका सामना हमारे को करना पड़ा है। हमारे पास जो हम लूट करके, अंग्रेजों से लूट करके उसी से वापस विद्रोह कर रहे थे, वही चीजें थी, जबकि अंग्रेजों के पास में नई तकनीक वाली जो राइफलें थी, तोपें वगैरह थी,
और असफलता का एक कारण है अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति को दमन करते हुए जून 1858 तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों में पुनः अपना अधिकार कर लिया था। जो कानपुर, झांसी, अवध, जहां जहां पर भी विद्रोह हुए थे, दिल्ली वगैरह, लखनऊ, इन सब जगह पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, तो नियंत्रण कर लिया था। तो इस कारण अब केवल राजस्थान में जो है सारे के सारे राजस्थान पर आ टूट पड़े और राजस्थान में क्रांति को दमन करने के लिए इन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है कि केवल राजस्थान में इस विद्रोह बच रहा था, तो सारे आकर के पूरी शक्ति राजस्थान में लगा दी विद्रोह को दबाने के लिए। तो यह भी हमारे एक असफल रहने का कारण रहता है। क्या इसके परिणाम निकले हैं? क्रांति के असफलता के परिणाम के रिजल्ट फिर बाद में क्या प्रभाव पड़ा है? तो तटस्थ क्रांति असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साथ संधि की हुई थी, अब जो भी बची हुई सत्ता थी वो सारे ब्रिटिश जो सत्ता है उनको दे दी है, उनके संरक्षण में सत्ता चलेगी। ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी है। जो 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो संधि की थी वो संधियां जारी रहेगी। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों को रहेगी, उसके बदले में अंग्रेजों को टैक्स वगैरह देना है और इनको बताया गया है कि आपको आंतरिक मामले में चलो अब हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, यहाँ पर आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और यहाँ की सुरक्षा, बाहर के जो भी विदेशी जो शक्तियां वो अंग्रेजों के हाथों में रहेगी। इसके अलावा राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दौरा अंकुश होने लगा। राजा खुश है, अंग्रेज खुश है, और जो यहाँ पर सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति बन रही थी वो किनकी बन रही थी? यहाँ की जनता और किसान। जनता व किसान ये जो है अब इनकी दोहरे अंकुश लग रहा है। एक तो ये रियासत के राजा इन पर अंकुश लगा रहे हैं और दूसरे अंग्रेजों का भी इनका नियंत्रण हो रहा है। परिणाम स्वरूप यह निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। यदि इस प्रकार से दोनों पार्टों से अब पीछे जा रहे हैं तो वो है किसान और जनता, कि इनके ऊपर अत्यधिक लाग बाग और शोषण इनका किया जा रहा है। इधर राजा महाराजा शोषण कर रहे हैं, लाग बाग अत्यधिक लगाए जा रहे हैं, अधिकार इनके छीने जा रहे हैं। उधर अंग्रेज भी ये लग रहे हैं कि इनका जितना शोषण किया जाए उतना ठीक है, वरना ये अंग्रेजों को वापस बाहर निकालने का जो आंदोलन करेंगे। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार के कारण भी लोगों में अब धीरे धीरे राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ है। लोगों में स्वधर्म, अपना धर्म को मानना, स्वदेशी अपने यहाँ की बनी हुई चीजें और खुद का शासन और खुद की भाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई है, पुनः धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और इस भावना का बल प्रदान करने वाले अर्जुन लाल जो सेठी, केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, जिन्होंने वर्धमान पाठशाला खोल करके क्रांतिकारियों को शिक्षा देने लगे। केसरी सिंह बारट जी, गोपाल सिंह जी खरवा जो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते थे, ऐसे अग्रणी माने जाते हैं। और इस क्रांति की असफलता ने भावी असंगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। आगे आने वाले जो आंदोलन है, जो भी कमियां रही थी उन कमियों को देख करके फिर आगे आंदोलन की भूमिका हमने तैयार की है। और इस क्रांति से हमने एक सबक सीखी है, यदि हम संगठित होकर के कोई भी आंदोलन करेंगे तो जरूर हम सक्सेस हो सकते हैं, जिससे प्रेरणा लेकर के हम एकजुट होकर के आगे किसान आंदोलन किए, प्रजामंडल आंदोलन चलाए और स्वतंत्रता की ओर हम अग्रसर हुए थे। तो इस प्रकार से हमने पहला ये अध्याय कंप्लीट किया है। अच्छे से आपने पढ़ा होगा और जब आप किताब अपने वापस पढ़नी है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको भी नोट करना है। एक लाइनों को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ो, प्रत्येक लाइन आप याद करो। विश्वास कीजिए यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर छपेंगे और वो प्रश्न रहेंगे जो अक्सर गाइडों में नहीं मिलते हैं। मूल किताबों में जो प्रश्न आते हैं, तो ये मूल किताब आती है, मूल किताब में नाम आता है इसका। तो इनको अच्छे से पढ़ो और कमेंट करके आप बताओगे
कि ये क्लास आपके लिए कैसी रही है। आगे भी आप चाहते हैं कि इस प्रकार से कंटिन्यू आपको क्लासें मिले तो सब्सक्राइब करो, आप कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।